मैंने आरोप लगाया था कि मुझसे जो है ड्यूटी लगाने के लिए घूस दिया जाता है, इसी पे मुझे वायरल किया गया है ज़्यादा। नौकरी से कान पकड़ करके बाहर निकालो, क्योंकि इसने भीतर की बात बताया है। इतना बुद्धिजीवी लोग हैं, चूंकि यूपीएससी क्वालिफाई करके आए हैं तो इतनी हल्की बुद्धि के नहीं है, वो डायरेक्ट पैसा नहीं लेते, वो चेन से लेते। हाँ, सिद्ध भी नहीं हो पाए। सर कुछ लोग तो ऐसे भी हैं पुलिस विभाग में जो 10,000 रुपया देते हैं और एक एक महीने के लिए जो है वो घर चले जाते हैं और एक महीना अपना जो कुछ भी उनको करना हो 10,000 दिए और चले गए। पुरुष के लिए तो मान लीजिए कहीं भी भोजन ये कर लिया, लेकिन जो हमारी बहन बेटियां लगती हैं वहाँ ड्यूटी पे, अगर उनको वॉशरूम आ गया तो वो फिर कहाँ जाएं? और अगर पीरियड आ गया तो वो तो सर फिर तो सब केवल उसमें जो है आनंद लेने वाले लोग। इलेक्शन टाइम में जो हमको भोजन भी मिलता है तो सर वो रात में ही बन जाता है, जब हमको मिलता है तो इतने गैर जिम्मेदार लोग हैं सर कि ज़्यादा मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि वो खाना खराब ही रहता है। एक पुलिसकर्मी को एक महीने में उत्तर प्रदेश सरकार देती है 200 रुपया की, बेटा साइकिल में तेल ओल डलवा करके घंटी ठीक कर लो और इसी साइकिल से तुम्हें अपराधी के सीने पर चढ़ करके बैठ जाना है, ताल ठोक करके कहना है, देख हमारी साइकिल ने तुम्हारे थार वाले अपराधियों को कैसे पकड़ा है। और सर इतना सर तकलीफ है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने 500 रुपये उन्होंने किया था। अच्छा। लेकिन सर वो भी अभी तक लागू नहीं हो पाया। शर्मनाक विषय है कि जिस जवान के ऊपर अपराध रोकने का गुरुतर दायित्व है, वह जवान आज भी 200 रुपये साइकिल का मिलता है। तो 10% 45,000 का दिलाने का तो उन्होंने 4500 रुपये हमसे लिया। मैंने अपने हाथ से उनको घूस दिया। वो जो एक ड्रॉअर था उसके अंदर उन्होंने रखवाया। हमारे यहाँ ना तो बच्चे हों, उसके पहले भी कोई ऐसा प्लान हो जाए जिसको नसबंदी टाइप का कहते हैं कि हम लोगों के बच्चे ही ना हो, तो ये बहुत अच्छे परफेक्ट रहेंगे समाज सेवा के लिए। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, उन्होंने डांट के मुझे फ़ोन पे भी, उनको इतना डर नहीं लगा कि फ़ोन में रिकॉर्डिंग भी चल रहा होगा। क्या औकात है सर सिपाहियों की। क्या बोला कप्तान ने? बहुत बुरी तरीके से, रख यहाँ पे इतनी औकात तुम्हारी कि तुम्हारे सब मर गए हैं, तुम उनके पास, मैं तुमको अभी सस्पेंड करता हूँ, ये वो दुनिया भर का। यूपी का सिपाही साइकिल दौड़ाकर पकड़ेगा थार के अपराधी को। फॉर्च्यूनर से अगर अपराधी फायरिंग करते हुए जा रहे हैं तो सरकार 200 रुपया साइकिल अलाउंस दे रही है एक महीने में, बेटा दौड़ा करके पकड़ो, उसके मुंह में घुस जाओ। अगर महिला आरक्षी को पीरियड आता है तो छुट्टी किससे लेगी, क्या बताएगी? साहब कहेगा, कैसे मान लें कि तुमको पीरियड आया है? न स्तरीय शौचालय, न स्तनपान की व्यवस्था, न ही पेयजल की व्यवस्था, शौचालय भी ढंग के नहीं है, अगर हैं भी तो वहाँ लाइन लगाना पड़ेगा। ऐसे तमाम बिंदुओं को लेकर के कैसे मांगा जाता है आरक्षी, प्रधान आरक्षी से घूस? क्या क्या परेशानियां होती हैं, इसको लेकर के एक सिपाही लड़ गया। बताया, साहब इन्हीं मामलों में हमारा दीवान घूस लेता है, हमारा आरआई घूस लेता है और यह रिश्वत ऊपर तक जाता है। फिर बवाल मच गया। आरक्षी के घर में छापा मारा जाता है, यानी सिपाही के घर में, कि बेटा हिम्मत कैसे हुई, 1 बजे 1:30 बजे रात को छापा मारा जाता है। आरक्षी ने तय किया, अपने भाइयों के लिए, इस वर्दी की संहिता का पालन करने के लिए, हमारे मानव अधिकार का जो प्रतिपल हनन हो रहा है उसके लिए हम चुप नहीं बैठेंगे। यदि पोस्टमार्टम कराना है, थाने से 30 किलोमीटर दूर, 20 किलोमीटर दूर अगर बीट आरक्षी का क्षेत्र है, लाश कैसे ले जाएगा? कैसे उसका दाह संस्कार, अगर लावारिस लाश है, दाह संस्कार कैसे कराएगा? उसको रहने के लिए सरकार ने कहा, बेटा 1 महीने का 2400 रुपया दे रहा हूं, क्वार्टर खोज करके रहो। 2400 रुपया में तो अच्छा क्वार्टर मिल जाएगा, बीबी बच्चों को लेकर के लखनऊ जैसे शहर में रह जाओगे। दोस्तों हमारे साथ हैं सुनील कुमार शुक्ला। शुभकामना सुनील बाबू, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। मोर्चा खोल दिया है, पीछे पड़ गए हैं जी अधिकारी जी, कभी भी कुछ हो सकता है, वायरल हो गए हैं आप। यह कहेंगे कि विभाग की पोल खोला इसने, यह अनुशासनहीनता है और इसको रिमूव फ्रॉम सर्विस करो, नौकरी से कान पकड़ करके बाहर निकालो, क्योंकि इसने भीतर की बात बताया है। यह झूठ बोल रहा है और कहेंगे यह कहीं से रिमोट किसी और के पास है और ऐसा कराया जा रहा है, ऐसी शक्तियां हैं जी। तो सुनील, एक बार अपना परिचय आप बताएं और फिर हम लोग बातचीत करें। जी, मेरा नाम सुनील कुमार शुक्ला है
और मैं मूलतः अमेठी का निवासी हूँ। अमेठी में एक गांव है पूरे राम सेवक मिश्र, और मैं इस समय लखनऊ कमिश्नरेट के रिजर्व पुलिस लाइन में तैनात हूँ। और मैं जो है मूलतः जो मेरा पहला वीडियो आया कि मैंने आरोप लगाया था कि मुझसे जो है ड्यूटी लगाने के लिए घूस दिया जाता है, इसी पे मुझे वायरल किया गया है ज़्यादा। और मैं चूंकि पुलिस विभाग नहीं, कैसी ड्यूटी, कितने प्रकार की ड्यूटी होती है बिल्कुल। पुलिस लाइन, रिजर्व पुलिस लाइन में कितने प्रकार, जो आरक्षी, प्रधान आरक्षी, उप निरीक्षक रहते हैं, वह कितने प्रकार की ड्यूटी देते हैं? सर मूलतः जो है एक गणना है डी रिजर्व पुलिस लाइन में, वहाँ से ड्यूटी दो प्रकार की लगती है। एक ड्यूटी लगती है स्कॉट की और दूसरी लगती है जो है गार्डों में। तो गार्डों में ड्यूटी लगवाने के लिए प्रति महीना जो है प्रति व्यक्ति की दर से 2,000 रुपया देना पड़ता है यदि गार्डों में आपको ड्यूटी लगवाना है। तो पहले जब आप गार्डों में जाने के लिए आप 2,000 रुपये गणना प्रभारी को देंगे और आप गार्ड में पहुंच गए, तो वहाँ गार्ड में सुविधा के लिए गणना प्रभारी ने एक गार्ड कमांडर को नियुक्त किया है। वो एज अ जमींदार की तरह काम करता है। वहाँ पे वो पैसे का, जितने गार्ड के सिपाही दीवान हैं उनका पैसा इकट्ठा करता है, और स्वयं भी बेचारा ऐसा जमींदार है कि स्वयं भी नहीं बचता है और वो खुद भी पैसा देता है, सारा पैसा इकट्ठा। अच्छा, वो होता है प्रधान आरक्षी जी, यानी सफेद रंग की जो 3 पट्टी लगाता है जी, वह प्रधान आरक्षी, मतलब दीवान जी का। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, दीवान जी रहते हैं और वो जो है पैसा इकट्ठा करते हैं। तो इसलिए ऐसी व्यवस्था की जाती है कि जो 1 से 6 तारीख के बीच में, इसको कहते हैं रिचार्ज कराना। तो रिचार्ज अगर कराने का जो टाइम है वो 1 से 6 के बीच में, 1 से 6 तारीख के बीच में वो पैसा, वो जो जमींदार है गार्ड कमांडर, वो पैसा ला के यहाँ पे गणना प्रभारी को देता है। गणना प्रभारी अपना पैसा काट कर आरआई महोदय को देता है। अच्छा, गणना प्रभारी क्या होता है? 2 स्टार लगाता है या फिर दीवान होता है? नहीं सर, वो भी दीवान ही होता है। अच्छा, वो भी दीवान होता है। कभी कभी तो सिपाही भी रहते हैं। अच्छा जी, वो जिसको मतलब जैसे कारखास थाने पर बिल्कुल होता है, बिल्कुल सर, कारखास मतलब वसूली करके ले आता है और साहब को देगा, वो सर मैनुअली सर लगाया जाता है, इसलिए ये सारी चीजें होती हैं। और सर मैं आपको खास बात बताऊं। अच्छा, उसके बाद बात पूरी हो जाए सुनील बाबू, तो उसके बाद जाता है आरआई के पास, रिजर्व इंस्पेक्टर के बाद, रिजर्व इंस्पेक्टर, प्रतिसार निरीक्षक, बिल्कुल उसको बोला जाता है। जो पुलिस लाइन में होते हैं, पीतल की धातु के 3 स्टार लगाते हैं। यदि वह थाने पर होंगे तो इंस्पेक्टर बोले जाएंगे, कोतवाली में होंगे तो भी कोतवाल बोले जाएंगे, और अगर पुलिस लाइन में है तो प्रतिसार निरीक्षक यह बोले जाएंगे। जी बिल्कुल। तो उनके पास पैसा जाता है, उनके पास पहुंचता है, उनके पास वो अपना हिस्सा काट के और आगे के लिए वो भेज देते हैं। सर अब आगे की बात मैं जो है इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि मैंने होता ये है कि अगर जो ऊपर के अधिकारी हैं वो कागज भी लेते हैं तो एक क्रम है, सिपाही, दीवान, दरोगा के माध्यम से। वो इतना बुद्धिजीवी लोग हैं, चूंकि यूपीएससी क्वालिफाई करके आए हैं तो इतनी हल्की बुद्धि के नहीं है, वो डायरेक्ट पैसा नहीं लेते, वो चेन से लेते। हाँ, सिद्ध भी नहीं हो पाएगा, नहीं सिद्ध। बहरहाल प्रतिसार निरीक्षक कहेगा कि हमें ऊपर भी देना है, ऊपर भी देना है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बिल्कुल, और यह कह देते हैं या बहुत बार बिल्कुल बिल्कुल, ये नॉर्मल। तो अच्छा। और सर एक चीज मैं और रोकूंगा चूंकि मैं भूल जाऊंगा आगे बताना। सर कुछ लोग तो ऐसे भी हैं पुलिस विभाग में जो 10,000 रुपया देते हैं और एक महीने के लिए जो है वो घर चले जाते हैं और 1 महीना अपना जो कुछ भी उनको करना हो 10,000 दिए और चले गए। अच्छा, इसका अगर जो है विवेचना करना है तो CDR निकाल लीजिए, कौन कहाँ पे है, वो सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। और वो जब वहाँ चले जाते हैं तो उनके स्थान, चूँकि अगर 10-12 लोग चले गए तो उनके स्थान की ड्यूटी भी तो कोई करेगा। तो ये बेचारे जो सिपाही शोषित वंचित हैं, यही उनकी भी ड्यूटी करते हैं, उनकी वो चूँकि उनके पास पैसा है और भी कोई काम करते हैं तो उनका भी ड्यूटी हम ही लोग करते हैं। ये अच्छा, एक चीज़ ये है कि एक ड्यूटी तो गार्ड वाली जी, और दूसरी स्कोर्ट वाली जी, जिसमें माननीय लोग आते हैं तो उनके आगे पीछे हुटर बजाते हुए वो गाड़ी रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें चीता मोबाइल भी लगती होगी? नहीं सर, उसमें जिप्सी से हम लोगों को जो है स्कोर्ट करते हैं। और सर उसमें जो माननीय लोग हैं वो हम उस पर आते हैं, थोड़ा सा रोकूंगा। तो दोनों में से कठिन ड्यूटी कौन है सर? इसीलिए तो स्क्वाड की ड्यूटी थोड़ी कठिन होती है क्योंकि उसमें दौड़ना भी रहता है, जाके वहाँ रुकना भी रहता है। कोई 3-3, 4-4 घंटे पहले हम पहुँच जाते हैं और मान लीजिए थोड़ा लेट आते हैं तो वो हमको इंतजार करना पड़ता है। सर सुबह सुबह कभी निकलना पड़ता है 4 बजे, तो हम भूखे प्यासे भी चले जाते हैं। यह कठिन ड्यूटी दोस्तों मैं बताना चाहूँगा आपको, मैंने देखा है जब वाराणसी में प्रधानमंत्री जी आते थे तो मुरादाबाद, सहारनपुर, बरेली से
ड्यूटी करने के लिए आते थे, कहीं पुलिस लाइन में जगह नहीं है, कहीं होटल सब भरे हुए हैं, और प्रधानमंत्री जी 2 बजे आएंगे मंच पर, 8 बजे 6 बजे उस पॉइंट पर वो आरक्षी तैनात हो जाता है, दरोगा तैनात हो जाता है, न भोजन की व्यवस्था, न पानी की व्यवस्था, न बैठने की व्यवस्था। और सर इसमें जो है पुरुष के लिए तो मान लीजिए कहीं भी भोजन ये कर लिया, लेकिन जो हमारी बहन बेटियां लगती हैं वहाँ ड्यूटी पे, अगर उनको वॉशरूम आ गया तो वो फिर कहाँ जाएं? इतनी पीड़ा है सर कि उनसे अगर आप मिलेंगे, वो अपनी बात, तो चूंकि अनुशासन का खोंच ऐसा बंधा है कि वो बोल नहीं पाएंगी, और ज़्यादातर महिलाएं कहीं किडनी की समस्या हो रही है, पानी पीती नहीं है, तो ये सारी सर बहुत बड़ी समस्या है। और अगर पीरियड आ गया तो वो तो सर फिर तो सब केवल उसमें जो है आनंद लेने वाले लोग। चलिए दोस्तों, इस लड़ाई को मैंने बहुत पहले से लड़ा था। एसी शर्मा, विक्रम सिंह, बुआ सिंह, ये लोग डीजीपी लोगों का नाम बता रहा हूँ, इन लोगों को राज्य सूचना आयोग तक पहुँचाया था। पुलिस वेलफेयर की लड़ाई लड़ा हूँ, इसलिए मुझे निचले स्तर की जानकारी है, थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों है। एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा इस परिप्रेक्ष्य में सुनील बाबू, कि वहाँ ड्यूटी लग गई जी, आए जी, वहाँ से रवानगी कराए जी, ट्रेन मिली नहीं जी, किसी सीट पर बैठ गए जी, तो ठीक है, आदमी चाहे तो डर के, चाहे ऐसे नहीं बोलेगा, नहीं तो फिर उठाएगा, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, टीटी कहेगा चलिए आप यहाँ कैसे बैठ गए, बिल्कुल, ये आरक्षित बोगी है जी, तो इसकी भी कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि बस वो आए, अगर मिलिट्री का जवान जी, किसी पहरा पर, किसी पॉइंट पर रख दिया गया, पीएससी के लोगों को भी मैंने देखा है, तो उनकी गाड़ी आती है, समय से नाश्ता, समय से भोजन उनको दिया जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस में यह सर वो जैसे इलेक्शन टाइम में जो हमको भोजन भी मिलता है, तो सर वो रात में ही बन जाता है। जब ऊपर हमको मिलता है तो इतने गैर जिम्मेदार लोग हैं सर कि ज़्यादा मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि वो खाना खराब ही रहता है। ठीक है, इलेक्शन की बात छोड़िए, इलेक्शन समय से आएगा, ठीक है, आवश्यक सेवा है चाहे जैसे, हम इस पर बात कर रहे हैं जी। अगर वीआईपी ड्यूटी लग गई और सहारनपुर से व्यक्ति आ गया बनारस, जी, आ गया मुरादाबाद से, आ गया बरेली से, आ गया मेरठ से, तो करेगा क्या हुआ? सर वही है कि 6 बजे पॉइंट पर खड़ा हो गया और 2 बजे 3 बजे 4 बजे माननीय का हेलीकॉप्टर गड़गड़ाया, उसके बाद हुआ उसके बाद उसके पास कुछ है नहीं, न कोई वाहन है न कुछ है। ऐसा भी नहीं है कि गाड़ी सरकारी आई, पॉइंट पर छोड़ी सबको और फिर जैसे ही ड्यूटी खत्म हुई सबको उठाई ले गई, ऐसा भी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं सर। तो इस सवाल के साथ आपने 2 चीज़ का, तो आरक्षी चाहता है, यह उप निरीक्षक और यह चाहते हैं प्रधान आरक्षी कि हमारी ड्यूटी स्कोर्ट में न लगे जी, गार्ड ड्यूटी लगे जी, जिससे कि हमको थोड़ी सहूलियत हो, हम समय से भोजन पानी कर सकें। उसमें कुछ बच्चे इसके लिए खेल होता है, बिल्कुल, ड्यूटी लगवाने के लिए पैसा देना पड़ेगा, बिल्कुल सर। यदि नहीं देंगे जी तो लग जाएगा, तो स्कोर्ट आप करेंगे और कहीं आपकी ड्यूटी जानी होगी तो और कहीं चली अच्छा, स्कोर्ट में तो लग्जरी गाड़ियां हैं माननीय लोगों की, माननीय सामान्य तो है नहीं जी, माननीय माने विधायक के लिए तो स्कोर्ट लगेगा नहीं, सांसद के लिए लगेगा नहीं, जब लगेगा तो मिनिस्टर के लिए लगेगा, हाई कोर्ट के जज साहब हैं उनके लिए लगेगा, कोई निगम और उसके हैं उसके लिए लगेगा, यही लोग हैं गवर्नर के लिए। तो जो आपकी गाड़ियां हैं और उनकी लग्जरी गाड़ियां जी, तो आप लोग कैसे स्कोर्ट करते हैं, कैसे, क्या वो वाहन सामना करने लायक है? सर पीछे से जो है, जो ड्राइवर साहब रहते हैं पीछे वाली गाड़ी के, वो फ़ोन करके बताते हैं कि आप जो है थोड़ा लेट हो रहा है और आप थोड़ा गाड़ी तेज़ चलाइए। सर आपने देखा होगा कि कई बार जो है एक्सीडेंट भी हो गए, और इतनी तेज़ गाड़ियाँ भगाते हैं कि हम लोग जब बैठे रहते हैं पीछे गाड़ी पे, आगे गाड़ी पे जब चलती हुई, तो ऐसे लगता है कि आज बच गए तो घर में जो है सुरक्षित पहुंच जाएंगे, तो आज भगवान का जाके चरण बंदन कर लेंगे कि चलिए आज आपने बचा दिया। ये स्थिति, उसी में कभी कभी बहन बेटियां भी रहती हैं, सब डरते रहते हैं कि बस किसी तरह आज पहुंच जाएं, बस यही स्थिति है सर। तो यह रहा भ्रष्टाचार। इस पर हम आएंगे कि आपके इस आवाज़ उठाने के बाद एक्शन क्या हुआ उन लोगों पर। साइकिल अलाउंस 200 रुपया एक पुलिसकर्मी को 1 महीने में उत्तर प्रदेश सरकार देती है। 200 रुपया की बेटा साइकिल में तेल ओल डलवा करके घंटी ठीक कर लो, और इसी साइकिल से तुम्हें अपराधी के सीने पर चढ़ करके बैठ जाना है, ताल ठोक करके कहना है, देख हमारी साइकिल ने तुम्हारे थार वाले अपराधियों को कैसे पकड़ा है, तुम्हारे फार्चूनर और पल्सर से और अपाची से बहुत दुर्घटनाएं होती हैं। मोटरसाइकिल में शायद 2 हैं जी जिसका प्रयोग होता है, तो पल्सर और अपाची को भी चाप देते हैं आप लोग साइकिल से? हाँ, सर हम लोग जो है इतना अच्छा डाइट भोजन करते हैं और नियमित करते हैं कि जिससे हम लोग पछाड़ देते हैं उनको भी।
और सर इतना सर तकलीफ़ है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने 500 रुपये उन्होंने किया था। अच्छा। लेकिन सर वो भी अभी तक लागू नहीं हो पाया, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी तक हमारी लोगों की बात तो पहुंच नहीं पाती। जो लोग मिलते हैं वो लोग अपना कैसे क्या डील करते हैं वो जाने। सर वो जो कब किया था लगभग कुछ याद सर है? तकरीबन मुझे लगभग में 2 साल से ज़्यादा ही हो गया होगा कि 500 उन्होंने किया था, अभी भी हम लोगों को 200 ही। चलिए, हम अपने चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी तक यह बात पहुंचा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में आरक्षी यानी सिपाही के लिए 200 रुपया एक महीने में साइकिल अलाउंस मिलता है कि बेटा इस साइकिल से साइकिल दौड़ाओ और अपराधियों के सीने पर बैठ जाओ। कितना हास्यास्पद, दुखद और शर्मनाक विषय है कि जिस जवान के ऊपर अपराध रोकने का गुरुतर दायित्व है, वह जवान आज भी 200 रुपये साइकिल का मिलता है। यदि वह मोटरसाइकिल रखेगा मुख्यमंत्री जी, तेल डलवाएगा तो अपने वेतन से डलवाए या तो फिर कहीं से खेल करे। जी बिल्कुल। खेल रुकेगा कैसे? मुख्यमंत्री जी, आपको लगेगा कि मैं पहली बार ऐसा कर रहा हूं। मैंने जैसा बताया, बुआ सिंह, एसी शर्मा, विक्रम सिंह इत्यादि इत्यादि इन लोगों के समय में भी मैंने दांत रंग दिया था। और इस पुलिस वेलफेयर, तब आप मुख्यमंत्री नहीं थे, क्षमा करिएगा, उस समय मैंने किया था। खूब लड़ाई लड़ा, तबीयत से लड़ाई लड़ा, बड़ी जांच कराई गई, इसलिए कि पुलिस के मालिक हम हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, जनता मालिक है थानों की। कई बार यह बात आई कि आपसे क्या मतलब? हमने कहा जनता मालिक है थाने की, जनता मालिक है पुलिस लाइन की, जनता मालिक है पुलिस कर्मियों की। जर्जर शौचालय, हैंडपंप नहीं है पानी पीने के लिए। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का जब पर्व होगा तो उसमें प्रधान जी और क्षेत्र पंचायत सदस्य प्रमुख जी और उन लोगों को न्योता बांटा जाता है। वह लोग आते हैं, न्योता लिखवाते हैं, स्टेशन अफसर कहता है कि चलो एक हैंडपंप लगवा देता हूँ, कहेगा चलो एक आरओ लगवा देता हूँ। ऐसे कुछ है सुनील बाबू, जिसको मैंने अपनी आंखों से देखा है। जी। एक चीज़ और, हमारा थाना है सादियाबाद, जी। गाजीपुर का सादियाबाद। सादियाबाद में एक माननीय मंत्री जी का वो खिड़की जंगला सब टूटा हुआ था, तो बेचारे एक मंत्री जी का वो फ्लैक्स ले आए थे, लगा दिए थे, उसी में उनका फोटो था। मैंने किया तो कप्तान ने कहा कि हिम्मत कैसे हुई थाने में। हमने कहा कप्तान साहब खबरदार, ये थाने हमारे हैं, शर्म नहीं लग रही है कि पुलिसकर्मी कैसे रह रहे हैं? टूटी हुई खिड़कियां, शौचालय, टोटियां नहीं है, कहाँ से पानी लाएंगे, कैसे शौच के लिए जाएंगे? बहरहाल आता हूँ सुनील बाबू पर। तो यह रहा, अब कौन कौन सी लड़ाई आपने लड़ा जिसकी वजह से यह मामला इतना? सर मैं एक बात जो है रायबरेली जनपद की बताना चाहूँगा। सर मेरी पत्नी का जो है डिलीवरी हुआ था। हाँ। उसमें जो है मैंने 50,000 का बिल लगाया। और मैं जब बाबू एक हैं शैलेंद्र कुमार जी, और उनके पास मैं गया तो उन्होंने कहा कि 50,000 तो नहीं लेकिन 45,000 दिलवा दूंगा। तो उन्होंने कहा कि जानते तो हो ना व्यवस्था? तो मैंने कहा हाँ सर जानते हैं, हम भी जानते हैं, सभी जानते हैं कि 10% लगता है रायबरेली जनपद में। अब लखनऊ में तो 15% है। अच्छा। लेकिन जी सर बिल्कुल सर, हर जिले का एक अपना है कि जो सख्त बाबू तो वो 2-4% बढ़ा देगा। मतलब मेडिकल अलाउंस, मेडिकल का जो जी, चिकित्सा खर्च हुआ है, प्रतिपूर्ति का, जी। हाँ, चिकित्सा प्रतिपूर्ति का जी। 15% लखनऊ में है। जी, 10% जो है रायबरेली में। तो 10% 45,000 का दिलाने का, तो उन्होंने 45 रुपये हमसे लिया। मैंने अपने हाथ से उनको घूस दिया। वो जो एक ड्रॉर था उसके अंदर उन्होंने रखवाया, वो उसका जहाँ। अच्छा, अपने हाथ से नहीं लेते हैं? नहीं 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 सर, बड़े होशियार लोग हैं, सीसीटीवी देख लेते हैं, अगर निकाल लिए तो अरे हाथ जोड़ लेंगे, उसके बाद जब किनारे में ले जाके ले लेंगे। बड़े प्रोफेशनल तरीके से, चाय की दुकान पर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बड़े प्रोफेशनल लोग हैं और बहुत अच्छे ढंग से। अब तो पान की दुकान का स्कैनर दे देते हैं लोग, वहीं उसी पर। हाँ, उनसे कर लें सर। तो अब जो है उन्होंने हमसे 4500 रुपये घूस के तौर पर लिया। अब मैं, जो हमारी बिटिया बीमार हुई उसका चिकित्सा प्रतिपूर्ति था, मैं देने के लिए वहाँ पे आया। तो मैंने पूछा सर जो पहला मैंने दिया था पत्नी का, उसका सर क्या कहाँ तक पहुँचा, कब तक आ जाएगा? तो उन्होंने रजिस्टर देखा, कहा कि 35,000 रुपया है, जल्दी जब बजट आएगा तो आ जाएगा। हम कहे सर 45,000 की बात हुई, उसका 10% मैंने 45 को घूस दिया, अब 35,000 सर कैसे? मेरा तो बहुत नुकसान है सर। तो ऐसा करिए कि सर मेरा पैसा वापस कर दीजिए। तो उन्होंने, सिपाही अगर बाबू से ये कह दे कि पैसा वापस कर दीजिए तो इतनी औकात तुम्हारी हो जाएगी कि तुम जो है बाबू से कह दो कि पैसा वापस कर दो। सर मैं जो है ये चीज़ कहता हूँ तो वो कहते हैं कि पैसा वैसा नहीं वापस करूँ, जो करना है कर लो। तो मैं कहा कि जो है कप्तान साहब के सामने मैं पेश होने जाता हूँ। तो कहे कि ठीक है, जिसके पास जाना है चले जाओ।
क्योंकि उनका सब अपना जैसे ऐसा अमला है कि वो हमारे लिए वो भी नहीं, वो सब उन्हीं के लिए हैं, क्योंकि वही दोनों लोग मिलते हैं जुलते हैं, उनकी व्यवस्थाएं वो देखते हैं, उनकी व्यवस्थाएं वो देखते हैं, तो वो अपना खेल चलता रहता। अब मैं जो है कप्तान साहब के सामने पेश होने के लिए गया तो वहाँ पेश नहीं होने दिया गया मुझे। एडिशनल एसपी साहब के सामने मैं पेश हुआ तो उनको मैंने अपनी पूरी बात बताई तो उन्होंने सीओ साहब के पास जांच के लिए भेज दिया। अब सर 2-3 महीने से क्या हुआ, जांच हुई, क्या हुआ, मुझे मिला कि मतलब कि मेरे साथ न्याय हुआ कि अन्याय हुआ, मुझे उसकी बात जानकारी नहीं है सर। ये मेरा दूसरा था। ये प्रतिपूर्ति मिली नहीं? प्रतिपूर्ति तो सर जैसे ये जब बवाल हुआ कि मैंने वीडियो डाल दिया और माननीय मुख्यमंत्री जी तक अपनी बात पहुंचाने की प्रयास किया, जब ये डाला तो तुरंत ही आ गया चिकित्सा प्रतिपूर्ति सर। अच्छा, ये आ गया। बिल्कुल सर। आपका यह भी कहना है कि जनपद स्तर पर, सर्किल स्तर पर जी वृद्धाश्रम होना चाहिए? बिल्कुल सर, मैं इस पे, और बच्चों के लिए भी एक होना चाहिए जहां बच्चे पाले जाएं। जी, अनाथ आश्रम ऐसे इसलिए सर होना चाहिए। मैं इसको बहुत गहनता से देखा और सोचा, क्योंकि मैं अकेला अपने माँ बाप का पुत्र हूँ, पिताजी तो मेरे रहे नहीं, माताजी हैं सर। जो व्यवस्थाएं हैं हमारे पास, उस व्यवस्था में मेरी माताजी फिट नहीं होती, तो मैं अपनी माताजी को नहीं रख सकता। अगर मैं पुलिस विभाग के लिए मैं वफादार होकर नौकरी करूं तो मेरी माताजी उस विभाग में सेट नहीं होती हैं, क्योंकि मैं उनकी सेवा ही नहीं कर पाऊंगा तो रखने का क्या फ़ायदा, तो मैं रख नहीं पाऊंगा। तो इसलिए इस परिप्रेक्ष्य में मैं कह रहा था कि या तो लाइन स्तर पे एक जो है वृद्धाश्रम हो जहाँ पे मैं अपनी माताजी को रख दूं। ऐसी मेरी समस्या नहीं है, ऐसे तमाम पुलिस वालों की समस्या है कि वो जो है अपनी माताजी की सेवा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि छुट्टी नहीं है, 60 दिन की छुट्टी है। क्या 60 दिन में आप अपनी माताजी की सेवा करेंगे, बाकी जो है उसके बाद फिर वो ठीक हो जाएंगे, फिर चलने फिरने लगेंगे? भाई एज के साथ वो फिर नहीं चल फिर पाएंगे, उनकी रोज़ की सेवा की जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए मैं कह रहा था कि वृद्धाश्रम की व्यवस्था हो। और अनाथ आश्रम इसलिए कहा कि जैसे मान लीजिए मेरे साथ है, मेरी पत्नी भी पुलिस विभाग में जॉब करती हैं, अब मैं दोनों लोग जॉब करता हूं, तो अब मैं मेरी जैसे 2 बच्चियां हैं मेरी, अब हमारी पत्नी भी 7 समुंदर दूर है, हमारे घर पे पोस्टिंग नहीं हो सकती कि मेरी माताजी के साथ रहें, हमारी माताजी की भी सेवा हो जाए, हमारे बच्चों का देख रेख भी हो जाए। अब वो भी दूर हैं तो हमारे बच्चों को कौन देखे जब वो ड्यूटी पे जाएं? और ये जानबूझ के लोग जिनके बच्चे हो जाते हैं उनकी ड्यूटी और दूर लगा दो कि ये शोषण के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएं कि हम इनका जो जिस तरह का शोषण हम चाहते हैं वो सारा शोषण उनका महिलाओं का हो सके। ऐसा इन्वायरमेंट तैयार किया जाता है कि इनको बच्चों के नाम पे और दूर भेजो, इधर करो, प्रताड़ित करो, तो ये जो आप चाहो उसके लिए तैयार हो। तो सर मैं इसलिए चाह रहा था कि बच्चों के लिए भी अनाथ आश्रम का व्यवस्था हो जाए, या तो फिर ऐसी व्यवस्था हो जाए कि सर हमारे यहाँ ना तो बच्चे हों, उसके पहले भी कोई ऐसा प्लान हो जाए जिसको नसबंदी टाइप का कहते हैं कि हम लोगों के बच्चे ही ना हो, तो ये बहुत अच्छे परफेक्ट रहेंगे समाज सेवा के लिए। तो यही इसीलिए मैंने सर आपको वो बताया था कि अनाथ आश्रम और वृद्धाश्रम की बहुत जरूरत है। सुनील बाबू, एक महिलाओं का मासिक धर्म है, पीरियड जब आता है, जी सर, अन्य विभागों में तो यह है कि ठीक है अवकाश मिल जाएगा, कुर्सी पर बैठ करके काम करना है, भाग दौड़ नहीं है, लेकिन इस विभाग में हमराही के रूप में, यानी स्टेशन अफसर जब बाहर निकलेगा, नायब दरोगा बाहर निकलेगा गाड़ी से, तो उसमें पीछे उनको भी बैठना है, अगर कहीं दबिश देना है, कहीं भी लेकर के जाते हैं लोग कि कब कहाँ जरूरत हो जाए महिला आरक्षी की। बिल्कुल। तो ऐसे में उनकी व्यथा कौन सुनेगा? क्या है इसका, क्या कोई मासिक धर्म के समय अवकाश मिलने का कोई प्रावधान है पुलिस विभाग में कि महिला आरक्षियों के लिए मासिक धर्म का अवकाश दिया? सर कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है, और मैं इसकी और थोड़ा सा एक स्टेप सर, चूँकि मैं उसमें झेल रहा हूँ, मेरे घर में भी हैं तो मैं देख रहा हूँ, तो मैं उसको थोड़ा सा आपको आकृष्ट करना चाहूँगा ध्यान आपके। सर मैं जैसे अगर मान लीजिए थाने स्तर पे गए तो वहाँ मुंशी दीवान जो हैं, अगर उनको अपनी समस्या बताना है, वो जेंट्स है, तो हम वो जो महिलाएं रहती हैं वो बेचारी कैसे बताएं एक पुरुष से कि मुझे ये समस्या है, और बताने वो भी ऐसे पूछते हैं कि हाथ बताओ, तो आप मतलब जब तक आप वो शब्द नहीं ले लेंगे तब तक वो आपसे वो मानेंगे नहीं कि क्या है। और उसी तरह से जब आप एसओ साहब से मिलने जाएंगे तो उनको भी आपको बताना पड़ेगा। परेड है तो परेड में शीर्ष अधिकारी हमारे आएंगे, आका महोदय, तो उनको भी बताना है, उनको उसके लिए भी कहेंगे कि क्या झूठ बोल रही हो, सत्य बोल रही हो। इस तरह की इतनी अनैतिक चीज़ें हैं सर, ये सब ट्रिगर पॉइंट है मेरे। मैं इसलिए इस सारी चीज़ों में उतर गया। मेरा इतना शोषण हुआ है, मेरा स्वयं नहीं, मैंने समाज में चूँकि मैं ऐसा हूँ कि मैं अपनी ही बहन बेटी को बहन बेटी नहीं मानता, मैं औरों की बहन बेटी को भी, उनकी भी जो तकलीफ़ है, मैं उनको भी अपनी बहन बेटी की तरह देखता हूँ। अगर उनके साथ कोई अनैतिक कृत्य करता है तो मेरी अंतरात्मा सर झकझोर देती है। इसलिए सर मैंने ये सब करने का वो कर लिया, जबकि मैं सर मेरी इतनी विपरीत परिस्थिति है
कि मैं अपने घर का अकेला मेल सदस्य हूँ। मेरी माता जी हैं, मेरे पिताजी ख़त्म हो गए हैं, मेरी बहन है उसकी शादी नहीं हुई है, मेरी पत्नी है और मेरी 2 बच्चियाँ हैं, लेकिन ये इतनी पीड़ा देखने के बाद मुझसे रहा नहीं गया। मैं इसलिए कर रहा हूँ और निरंतर रूप से मैं करता रहूँगा, जब तक मेरी सांस है तब तक लड़ता रहूँगा। किसी ने पूछा दरोगा जी से कि आपका बच्चा कितना बड़ा है, तो उन्होंने कहा इतना बड़ा। उन्होंने कहा ये कौन सा मापक होता है, कितना बड़ा है? कहा इतना बड़ा है। कैसे? तो बताया कि साहब जब रात को जाता हूँ ड्यूटी करके तो सोया रहता है इतने में, और उसके बाद भोर में ही या सुबह ही निकल जाता हूँ तब भी सोया रहता है, तो इतना ही बड़ा है। यह भी एक बात है जिस पर विचार करना चाहिए। इनका भी मौलिक अधिकार है, इनका भी राइट टू लिव, जीने का अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, जिसका हनन इस मामले में हो रहा है। 12-12 घंटे ड्यूटी, कभी कभी 14 घंटे, 18 घंटे, 20 घंटे और 24 घंटे, क्योंकि आवश्यक सेवा का विभाग है। मैंने जो लड़ाई लड़ा है तो उसमें एक शब्द डीजीपी की तरफ से आता था कि आवश्यक सेवा का विभाग है, इसलिए किसी भी समय, ठीक है आप तक। सर मैं जैसे मैं और जो विभाग के लोग हैं वो अपने घर में रहते हैं, एक संतुलित भोजन करते हैं, और हम लोग जो है क्या भैंसे जैसी ताकत आती है क्या कि जो है इतना हम लोग 24-24 घंटे पहले पूरे दिन ड्यूटी करें, उसके बाद रात्रि गणना में आएँ, फिर पिकेट पे जाएं। ये सब सर इतनी अनियमितता है, हम लोगों को कोई सुनने वाला नहीं, मुंह में खोंच बंधा है, हम लोग बोल नहीं कर सकते किसी से। कोई आदमी कुछ खाया है, कोई कुछ नहीं खाया है। जब ये अच्छी अच्छी महफिलें चल रही होती हैं, पार्टियां चल रही होती हैं, तो निश्चित तौर पे उस टाइम जो खड़ा हुआ सिपाही दीवान दरोगा है वो निश्चित तौर पे भूखा ही रहता है उस दिन सर। ये स्थिति है। और अगर मुंह जूठा कर लिया, जी कई जगह देखा गया है कि अधिकारी डांटते हैं। जी बिल्कुल, डांट के भगाते हैं सर, डांट के भगाते हैं। जी, यह एक ऐसा पक्ष है जिस पर ध्यान देना चाहिए। पशुवत व्यवहार है सर, पशुवत व्यवहार है। तो 60 दिन का ईएल और सीएल आपका अधिकार है दोनों पर, जी। क्या मिल जाता है लोगों सर? मैंने आरटीआई किया था इसी के लिए कि कितने परसेंटाइल लोग ऐसे हैं। ईएल और सीएल क्या होता है, थोड़ा दर्शकों ईएल जो होता है उपार्जित अवकाश और अर्न लीव उसको कहते हैं, और सीएल जो है कैजुअल लीव होता है, आकस्मिक जी। तो ये सर 60 हैं, और इनको 60 को लेने के लिए 60 कर्म करने पड़ते हैं, तब आपको 60 छुट्टियां मिलती हैं। 2-3 कर्म बताइए सर। एक तो सबसे पहले आपको जो है मैं सर बताता हूँ। अगर जैसे आपको छुट्टी लेना है, सीएल लेना है, तो आप पहले दे के आएंगे मुंशी को। तो मुंशी जैसे लेके गया उनके पास में एसएचओ महोदय के पास में, तो वो डांट के भगा देते हैं कि यार हटाओ इसको। आप फ़ोन करने लगेंगे मुंशी को कि भैया हमारा हुआ, यार रखो यार, तुम दिमाग मत ख़राब करो। वो फ़ोन नहीं उठाएगा। आप फिर 20-22 किलोमीटर ड्यूटी पे हैं, फिर दौड़ के आएंगे, पूछेंगे कि क्या हुआ, फिर नहीं साहब चले गए हैं बाहर। साहब छुट्टी को देख के तो ऐसे लगता है कि जैसे वो इतना बड़ा अभिशाप हो गया हो छुट्टी। तो सर ये छुट्टी तो इतनी पीड़ा, और महिलाओं के साथ तो सर छुट्टी के लिए तो क्या क्या नहीं होता है। मैं केवल कहना नहीं चाहता हूँ मुँह से अपने, इतनी वो सभी लोग समझदार हैं और सभी लोग इस चीज़ को समझ रहे हैं, क्योंकि मैं अपनी बहन बेटियों के लिए ये शब्द नहीं कह सकता। जबकि हमारा अधिकार है, हमारा ही अवकाश है। बिल्कुल सर, एक छुट्टी एक्स्ट्रा थोड़े मिल सकती है सर, जो हमें प्रावधान है। और मैं भी इस देश का स्वतंत्र नागरिक हूँ, मैं कोई किसी के यहाँ का गुलाम नहीं हूँ। मैंने भी उतनी ही लड़ाई लड़ी, हमारे मंगल पांडे जी ने उतनी लड़ाई लड़ी, सबसे पहले लड़ाई की शुरुआत की, और हम लोगों ने ऐसी स्थिति में आए और कुछ बदला नहीं सर। 1861 का तब भी कानून वैसे ही था, आज भी जो है सर इतना दिन 75 साल जो है आज़ादी के हो गए, 77 साल, उसके बाद भी हमारा 1861 का ही कानून चल रहा है। तो क्या परिवर्तन हुआ सर? अगर इतना प्रासंगिक वो था तो फिर गोरे अंग्रेज क्यों बुरे थे? वो तो और बुद्धिजीवी थे, तो इसमें क्या? सुनील शुक्ला के पिताजी होमगार्ड के जवान थे जी सर, कैंसर से जूझ रहे थे। सुनील को लगा कि यदि हम अपने पिता की सेवा नहीं कर पाए तो हमारी आत्मा हमें धिक्कारेगी, और सेवा करेगा कौन यदि बेटा नहीं करेगा। चाहते हैं आप अवकाश के लिए जी। क्या होता है सर? मुझे वहाँ से इंस्पेक्टर जो है डांट के भगाता है कि जो है तुम लोग केवल छुट्टी के लिए आते रहते हो दिन भर। तो मैं सर वहाँ, कहाँ आप उस समय तैनाती थी? सर मैं 112 में था उस समय। अच्छा जी, 112 में तो 12 घंटे सर, 12 घंटे ड्यूटी है। और जो है मैं सर अकेला अपने माता पिता का पुत्र हूँ, अगर मैं नहीं करूँगा तो फिर कौन उनकी सेवा करने के लिए जाएगा? और मुंबई में उनको लेके गया अस्पताल दवा कराने के लिए। सर वहाँ जो हमको छुट्टी मिली थी, उसके बाद छुट्टी ख़त्म हो गई, तो मैंने कप्तान साहब से रिक्वेस्ट किया, फ़ोन किया उनके पास में कि सर ऐसी ऐसी बात है, और सर मैं बहुत विपरीत परिस्थिति में हूँ, और मैं अकेला अपने माता पिता का पुत्र हूँ,
और सर मेरे अलावा उनका कोई कुछ करने वाला नहीं। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, उन्होंने डांट के मुझे फ़ोन पे भी, उनको इतना डर नहीं लगा कि फ़ोन में रिकॉर्डिंग भी चल रहा होगा। क्या औकात है सर सिपाहियों की कि क्या बोला कप्तान ने? बहुत बुरी तरीके से, रख यहाँ पे इतनी औकात तुम्हारी कि तुम्हारे सब मर गए हैं, तुम उनके पास, मैं तुमको अभी सस्पेंड करता हूँ, ये वो दुनिया भर का। और मैंने सर अपनी पूरी डिटेल उनके पास भेजी थी कि सर ये है। उसके बाद भी जो उन्होंने, तो सर ये सारी चीज़ें, इतनी पीड़ा सहते सहते और देखते देखते फिर ये स्थिति आती है कि मैं पुलिस, और लोग कह रहे हैं कि पुलिस विभाग की बुराई कर रहे हो। सर मैं किसके सामने कह रहा हूँ? ये क्या जनता जो है ये गैर समझते हैं क्या इनको कि ये तो मालिक हैं, इनके सामने पीड़ा अपनी नहीं कहूँगा तो किसके सामने कहूँगा? माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने अपनी पीड़ा नहीं कहूँगा तो किससे कहूँगा? आप जैसे पत्रकार बंधुओं के साथ मैं नहीं कहूँगा तो वकील साथ, किसके सामने मैं, कौन गैर है? इन लोगों ने मेरा सर, मैंने पेज बनाया था फेसबुक पेज, जिसको मैंने लोगों के सामने अपनी पीड़ा रखने का, अपने पुलिस परिवार की पीड़ा रखने की बात सोची थी और मैं रख रहा था। इन्होंने मुझे भारत में बैन कर दिया। मैं कोई सर जाकर नाइक हूँ कि मैं आतंकवादी संगठन बना रहा था और लोगों के सामने जो है ISIS जैसे संगठन को पनपा रहा था कि यहाँ पे आतंकवादी गतिविधि कराने के लिए जो हम दंश झेल रहे हैं, हमारी वजह से जनता झेल रही है, मैं वो बताना चाहता था। लेकिन ये लोग मेरी आवाज़ को दबाना चाहते हैं। मैं लेकिन इनको बताना चाहता हूँ सर, मैं जीवित रहा तो मैं आवाज़ कभी नहीं दबने दूंगा, मैं रोज़ चिल्लाऊंगा, मैं अकेला रहा तो अकेला चिल्लाऊंगा और मैं निरंतर लड़ता रहूंगा सर। जिस वर्दी के प्रति लोगों के मन में नकारात्मक भाव है कि यह लुटेरे हैं, शोषक हैं, लोगों को मारते हैं, पीटते हैं और यह रिश्वतखोर हैं, उस वर्दी की एक दुखती हुई रग जिस पर आज हम बात कर रहे हैं। सामान्य सा आरक्षी उत्तर प्रदेश पुलिस का, पिता होमगार्ड के जवान, कैंसर से जूझ रहे पिता को इलाज कराने के लिए बेटा ले जाता है मुंबई, वहाँ इलाज करा रहा है, इलाज और भी आगे चलना है, अवकाश खत्म हो गया, नीचे के लोगों ने नहीं सुना तो आरक्षी कप्तान साहब को सीधे फ़ोन मिलाता है और कहता है, हुजूर हमारे पिता की ये हाल है और हमने व्हाट्सएप पर सब भेज दिया है, इनका इलाज कुछ दिन और चलेगा, हुजूर अकेले इनका बेटा हूं और कोई सेवा करने वाला नहीं है। कप्तान ने डांट करके कहा, रख फोन, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी, इस पर लड़ाई कौन लड़ेगा? सुनील, बड़ा फिर क्या हुआ? फिर आप इलाज कराए और फिर? जी सर, मैं इलाज कराया। उस दौरान जो है फिर चूँकि हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं था तो मैं फिर गैर हाजिर हो गया। चूँकि सर मैं अपने माता पिता को भी ऐसे नहीं छोड़ सकता हूँ, चूँकि वो भी उन्हीं की वजह से मैं इस धरती पे हूँ, तो मैं उनके इलाज को सर, मैं इसलिए मैं 2-3 महीना जो है गैर हाजिर रहा, उनके इलाज को कराया। और फिर मैं सर आया तो फिर सारी चीज़ें हुई, मुझे वेतन भी मिल गया। ऐसा भी नहीं है कि सभी लोग खराब हैं इस विभाग में, बहुत अच्छे भी लोग आते हैं। तो लेकिन उस IPS का जो स्याह पक्ष था, हम कहना नहीं चाहेंगे ना, आपसे कहलवाना चाहेंगे, हम जान भी जाएंगे, उसका जो स्याह पक्ष, निर्लज्जता की पराकाष्ठा थी जी, बड़ा घृणित है यार। जी सर, मैं भारतीय पुलिस सेवा जी, जिसके यहाँ लोग फरियाद लेकर के जाते हैं, जिसके कंधों पर बड़ा दायित्व है, पूरे जिले को संभालता है, वह बाद में SSP होगा, DIG होगा, डायरेक्ट अगर होगा तो DGP तक जाएगा, नहीं DIG तक जाते जाते अपना दम तोड़ देगा, मतलब वहीं तक सेवा समाप्त हो जाएगी। उससे अपेक्षा तो नहीं की जा। सर मुझे ऐसा लगता था पहले, जब मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, तो मुझे लगता था कि जो पढ़े लिखे लोग होंगे तो एक सशक्त और बहुत अच्छा भारत बनेगा, पढ़े लिखे लोगों के हाथ में जाएगा। लेकिन मुझे अब लगने लगा है कि मैं उस टाइम गलत था, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि अगर भारत को जो है सबसे ज़्यादा कहीं दंश झेलना पड़ रहा है, सबसे ज़्यादा कहीं मजबूर हो रहा है, तो इन पढ़े लिखे लोगों की वजह से। किसान तो मैंने कभी नहीं देखा कि वो बेईमानी करता हो। अगर खेत के पास से गुजरिए तो गन्ना अगर होगा तो आप एक बार देख लिए तो गन्ना तोड़ के एक ठू आपको चुहा देगा और प्यार से आपसे बतियाएगा। लेकिन ये इतने पढ़े लिखे लोग केवल देश को लूट रहे हैं। सबके लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन बहुतायत की संख्या यही है कि 1 साल 2 साल नहीं बीतता है, कोठी बन जाती है करोड़ों की। कि कहाँ से आता है पैसा? ये लाख 100 लाख वेतन है और ये इतना बड़ा बड़ा कोठियाँ कैसे बन जाती हैं साल 2 साल में? तो ये सब समझने का। टैक्स के नाम पर कैसे लेते हैं, कैसे सर हमारे पास सर कई लोगों ने फ़ोन किया, चूँकि मैं ये सब कर रहा हूँ तो लोगों की एक पीड़ा है, वो चाहते हैं कि मेरी भी पीड़ा ऊपर तक पहुँचे, माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुँचे। वो एक सशक्त साधु हैं और उनके तक बात पहुँचेगी तो ज़रूर लोगों को उम्मीद है कि चीज़ें सुधर सकती हैं। तो लोगों ने हमारे पास फ़ोन किया, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है, तो बताए कि जो है यहाँ कमिश्नरेट में और ऐसे हर जगहों पर जो है उनका स्लैब में नहीं है वो, कि उनका इनकम टैक्स का जो है वो कटेगा,
पहले क्या होता है कि इनकम टैक्स रिटर्न वो करते नहीं, तो जो है उनका एक 4-5 हज़ार रुपया लेते हैं। यहाँ पे तो 5 हज़ार लेते हैं कमिश्नरेट में। मतलब यहाँ का हाई है, सबसे ज़्यादा रेट। जी जी सर, ये मुख्यालय है तो यहाँ पे सर सब चूँकि ज़्यादा ही दबाव है तो 5 हज़ार रुपये लेते हैं। तो मतलब जिले वाले बेचारे ठीक हैं, थोड़ा कम में काम चला लेते हैं। हाँ, वहाँ पे सर थोड़ा सा 5 हज़ार लेते हैं, उसके बाद आपका इनकम टैक्स नहीं कटता है, जबकि वो इनकम टैक्स स्लैब नहीं है, वो कटेगा वैसे भी नहीं, पहले आपका कट जाएगा तो फिर बाद में रिटर्न आ जाएगा। लेकिन वो इतना बेचारे ज़्यादा सीधे साधे लोग हैं, उनसे 5-5 हज़ार रुपये ले लेते हैं कि पहली बार ही ना कटे, कम से कम उतने में चलता रहे। इतना मूर्ख बनाते हैं सर, इतना मूर्ख बना के, चूँकि जब इनकम टैक्स के स्लैब में होगा तो ये तो रोक ही नहीं सकते, काटने से बचा ही नहीं सकते अगर कोई आदमी लगाएगा नहीं कोई कागज़ तो। लेकिन ये मूर्ख बना के 5 हज़ार इधर से भी उगाई कर लेते हैं। अब मान के चलिए कि 5-7 हज़ार लोग हों जिनका टैक्स में कटने वाला है, तो उनसे 4-4, 5-5 हज़ार रुपये लूटते हैं, तो आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना लंबा ये ग्राफ बन जाएगा। इस तरह से सर शोषण होता है, मूर्ख बना के। और किन बिंदुओं को उठाया था आपने सर? इसके अलावा जैसे सर TADA हमारा है, तो TADA में सर यहाँ पे लखनऊ के अंदर सर 20% है, और जैसे और अन्य जनपदों में 15%, कहीं 10%, लेकिन हर जगह 10 से ऊपर है, 10, 15, 20। जैसे लखनऊ में 20% है। अगर आप इस मामले का TA आप लोग, जैसे हम लोग सर जैसे कहीं बाहर ड्यूटी करते हैं, जैसे मान लीजिए बनारस हम लोग गए, तो वहाँ पे सर हमें 390 रुपये पर डे के हिसाब से मिलता है। तो उसमें आप अगर वहीं पे कैलकुलेट करना चाहते हैं तो 20% उसका लगभग 90 रुपया हमें घूस देना पड़ जाएगा, और 300 रुपये जो पर डे का है उसमें दोनों जून का भोजन और बनारस जैसे शहर में रहना, ये व्यवस्था हमको 300 रुपये में देखनी पड़ती है सर। ये इतना गैर प्रासंगिक है कि इसमें कुछ हो नहीं पाता। और सर महीने के लास्ट में अगर ये व्यवस्था है तो ज़्यादातर मेरे पास तो जो होता है कि 300-400-500 रुपये, मतलब जैसे VIP कोई ड्यूटी लगी, आप चले गए, यहाँ से वाराणसी चले गए, यहाँ से चले गए आप बरेली चले गए कहीं, तो एक दिन का कितना मिलेगा TA? अगर सर बड़े जिलों में TA और DA दोनों, जी बड़े जिले में हम गए तो DA के रूप में हमको 390 रुपया मिलता है। अच्छा। और जैसे छोटे जिले, उससे छोटा जिला है जो 2nd क्लास का जिला है, तो वहाँ पे 300 रुपया मिलता है, और जो उससे छोटा है 240 रुपया मिलता है। जैसे अंबेडकर नगर हुआ तो वहाँ पे हमको 240 रुपया मिलेगा, और उसमें 20% घूस देना पड़ेगा। 240 में दोनों जून का बरामद हो जाता है समय से? सर ये तकरीबन 1.5 से 2 साल लग जाते हैं आते आते। अच्छा जी। तब तक अगर आपका स्थानांतरण कहीं और हो गया तो वो भी सर सब हर तरफ से खेल ही है कि आपको पहले पैसा देना पड़ेगा घूस का, उसके बाद बरामद होगा। तो ये सर हम लोग तो कृपा पात्र चल रहे हैं, ये इसीलिए हम इतने मजबूर हो गए कि मुझे लगा कि अब अगर माननीय मुख्यमंत्री जी तक अपनी बात में न पहुंचा पाया तो फिर कभी होगा नहीं, और फिर इतना सामर्थ्य पता नहीं कभी आ पाए कि आने से पहले ही धरती छोड़ जाए। इसलिए मैंने कहा कि सबसे परफेक्ट जो है, मैं अब जो हो गया है अंदर से भाव आ गए हैं तो मैं पहुंचा ही देता हूं। जितना नुकसान होगा, फायदा होगा, सब झेल लिया जाएगा। पोस्टमार्टम कैसे कराते हैं आप लोग? जैसे आप मान लीजिए थाने पर पोस्टिंग है जी, हल्का आपका 20 किलोमीटर दूर है जी, बीट के आरक्षी हैं आप जी, घटना हो गई जी, कोई लाश कुएं में पड़ी है, उसको निकाला, फिर सील मोहर किया, ये सब उसको ले जाना है, क्या करेंगे? वाहन की व्यवस्था कैसे होती है? सर प्रैक्टिकली यही है, लिखा पढ़ी में तो सब चीज़ का होता ही है कि गाड़ी मिलेगी, लेकिन प्रैक्टिकली ये है कि आप किसी को जो है रिक्वेस्ट करते हैं या दबाव बनाते हैं। क्या यह लिखा पढ़ी में आता है कि फला नंबर की गाड़ी से ले गए? अब ये तो नहीं रहता है कि सर जो है आप जहाँ से लाश को उठवा के रखवाते हैं तो किसी से रिक्वेस्ट करके, ज़्यादातर पुलिस दबाव बना के कि अपना रखवाई और अब दबाव का समय तो उतना रहा नहीं, अब फोन सबके पास मोबाइल है और सब। जी बिल्कुल, अब फोन हो गया है तो आदमी रिक्वेस्ट करता है, हो गया तो हो गया, नहीं अपनी जेब से। जैसे हमने एक दिन किया, कई दिनों से महीनों से एक गाड़ी जल करके पड़ी हुई थी और उसको हटाने का कोई इंतजाम नहीं, मैंने 112 पर किया। बहरहाल बेचारे आरक्षी आए तो अभी हटेगी कैसे? उनके पास कोई क्रेन है नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है, बेचारे खोज करके एक ट्रैक्टर ले आए, ट्रैक्टर से उसको ठेल करके ऐसे किए। फिर हमने कहा कि आओ जवानों, चलो सड़क भी साफ करते हैं, शीशे के टुकड़े थे तो हमने झाड़ झंखाड़ उखाड़ा और उन लोगों ने भी सफाई किया। तो मैंने एक लाचार पक्ष देखा कि ऐसे मामलों में वह क्या कर सकते हैं। बिल्कुल तो उनके पास ऐसा कुछ है नहीं, कुछ भी नहीं सर। अगर मैं सर बताऊं कि जो अगर ट्रांसपेरेंसी की जाए तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास बजट नहीं आता है सर। होता ये है कि जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए इतना पैसा हमेशा आता रहता है, लेकिन वो लगता नहीं। मैं एक एग्जांपल के तौर पे सर मैं बता दूंगा,
हमारे घर में जो हमको मिला है सरकारी आवास रायबरेली में, उसमें सर मैंने कई बार एप्लीकेशन दिया कि हमारी खिड़की वगैरह सब टूटी टाटी हैं, तो उसमें खिड़की लगाने के नाम पे एक कांच का इतना छोटा सा टुकड़ा लाके उसमें लगा दिया। अब मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं जाके एप्लीकेशन दे दूं कि ये क्या लगाए, बस उनका हो गया कि कांच का एक टुकड़ा लग गया और पूरी खिड़की लगाने का पैसा उन्होंने ले लिया। रायबरेली जनपद में सर मैं आपको बताना चाहूँगा कि वहाँ पे पूरा जो है बाहर से बाहर पेंट कर दिया गया, जबकि बाहर पेंट का पैसा तो आया नहीं होगा, पूरे मरम्मत का आया होगा, क्योंकि बाहर की ही दीवार भारत सरकार की नहीं, उत्तर प्रदेश सरकार की नहीं है, सारी दीवारें उत्तर प्रदेश सरकार की हैं, सारी सरकारी हैं। तो केवल बाहर पेंटिंग कर दिया जाता है और बाहर से फ़ोटो ले लिया जाता है और जो ऊपर तक पहुंचा दिया जाता है। यही वास्तविकता है और बाकी का सारा पैसा सभी जानते हैं कहीं चला जाता है। अब उसके बारे में चूंकि हमें देखा तो है नहीं किसने जेब में रख लिया है, लेकिन ये प्रासंगिक तौर पे यही है कि उसमें लोग खा लेते हैं उसके पैसे को। बताते चलें दोस्तों, कई थानों के गिरने से, पुलिस लाइन गिरी, थाने गिरे और कई आरक्षियों की मौत हुई, यह सब होता रहता है। हवालात विहीन थाने हैं और थानों पर जो मौलिक आवश्यकताएं हैं वो सर मैं 1 मिनट के लिए और रोकेंगे कि सर हमारा ही जो आवास है उसके लिए मैंने कम से कम 10 से 12 बार एप्लीकेशन दिया है। आरआई महोदय को भी मैंने फ़ोन करके भी, और जब हमारे पत्नी के ऊपर छत मैंने सर उधर पेंट भी नहीं कराया है कि देखना हो तो देख लेंगे कि, और सर एक बार अंदर अगर आदमी चला जाए तो इतनी जगह से हमारे भगवान जी जहाँ रहते हैं उनके ऊपर भी गिर जाता है। हमारी टीवी लगी थी, टीवी के ऊपर छत वो गिर गया, टीवी भी टूट गई। मतलब सर कभी भी कहीं गिरता रहता है। पूरा परिवार मैंने बम पे बैठा रखा है, किसी भी दिन गिरेगा और पूरा परिवार साफ हो जाएगा। वास्तविकता यही है और मैंने कई बार ये चीज़ बता भी चुका हूँ सर। दोस्तों मैंने खुद देखा है, 1856 के थाने हैं, 1855 के थाने हैं। जैसे हमको कुछ तो याद है, मैं ऐसा ही बताऊंगा। हमारा स्वयं का थाना सादियाबाद 1856 का है, 1857 की हमारी कोतवाली है सैदपुर की। इसी तरह से 1855 का वाराणसी का चौबेपुर थाना है, 1850 का चेतगंज थाना है। चूँकि मैंने व्यापक लड़ाई लड़ी है इसके लिए तो मैं जानता हूँ हवालात विहीन थाने, जर्जर थाने, परित्यक्त थाने जिसमें पुलिसकर्मी रह रहे हैं। तो थाने हमारे हैं, थाने के मालिक हम हैं। जनता को इसके लिए आगे आना चाहिए। बिल्कुल। लावारिस लाशें अगर मिल गई तो फिर तो भगवान मालिक है, फीस उस दे नहीं पाएंगे बच्चों बिल्कुल 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 सर, क्योंकि उसको निकालना, ले जाना, दाह संस्कार कराना। बिल्कुल वो सर तो आप लोगों के जो वहाँ पे क्षेत्र के लोग रहते हैं, अगर वो कृपा कर दिए तो हो गया, नहीं तो फिर आदमी मजबूर होकर अपनी जेब से करता है। वो सारी व्यवस्थाएं कुल मिला के सिपाही, दीवान, दरोगा की ही व्यवस्था रहती है, वो जैसे भी हो वही करेंगे, यही रहता है सर। सुनील बाबू प्रकाश सिंह जी एक वरिष्ठ IPS हैं जी, और जीवन का लंबा पड़ाव उन्होंने देखा। हमारी मुलाकात भी उनसे है, यद्यपि मैं वीडियो उनके साथ नहीं कर पाया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक बड़ी व्यापक लड़ाई लड़ा, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, पुलिस वेलफेयर के क्षेत्र में, लेकिन जमीन पर कुछ हो नहीं रहा है। जी, क्या लग रहा है कि इस लड़ाई से परिवर्तन का सूत्रपात होगा? जो हमारे आरक्षी हैं, जो महिला आरक्षी हैं, प्रधान आरक्षी हैं, उप निरीक्षक हैं, निरीक्षक हैं, शोषण तो उनका भी है। जी बिल्कुल 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 अभी तनाव में है, दिन रात पागल जैसे, और रात को तो निश्चित तौर ऐसा व्यवहार करेंगे लगेगा कि अरे दिन वाला ही दरोगा है कि रात को क्या हो गया इसको। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम कभी कभी गुस्साते, कुछ ऐसा होता है, मैं कहता हूँ कि आप पानी पी लीजिए गिलास। जी, मुझे पता है कि रात भर जगना हुआ होगा, पहले ऐसे लगता था, लेकिन अब बाद में मैं जान गया हूँ कि एक बार जानना चाहिए कि इस व्यक्ति की सेहत क्या है। बिल्कुल। क्या लग रहा है, यह सुधार होगा? सर मुझे बहुत उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी से कि अगर उन तक बात पहुँचेगी तो मैं जो अंदर से महसूस करता हूँ कि मैं उनको संत के तौर पे देखा हूँ और मुझे ऐसा अंदर से फील होता है कि उन तक बात पहुँचेगी तो ज़रूर क्रांतिकारी परिवर्तन होना चाहिए। और सर मेरी बात है तो मुझे अंदर से लगता है कि मैं इस चीज़ में ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा होगा, क्योंकि ये बहुत बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है इसको सुधारना। केवल ट्रांसपेरेंसी की चीज़ें कर देनी है, बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है, एक ऐप बन जाए, ऐप के माध्यम से TADA की व्यवस्था ऑनलाइन हो जाए, आदमी जहाँ रहे वहाँ कर दे, छुट्टी की व्यवस्था ऑनलाइन हो जाए, चिकित्सा प्रतिपूर्ति की ऑनलाइन हो जाए। और सर मुझे कोई दिक्कत है तो सिंगल विंडो ऐप के माध्यम से मैं एक अपनी एप्लीकेशन डाल दूं उस पर, उसका निस्तारण होते होते मुझे उसका स्टेटस मिल जाए कि ये चीज़ हो गया। सर ये बहुत इजी है, इसमें 80% सॉल्यूशन तो एक ऐप से अच्छे ढंग से किया जाए तो हो सकता है, लेकिन इसको कॉम्प्लिकेट इसलिए किया जाता है कि ये गुलाम जो है, ये गुलामी तभी करेंगे जब प्रताड़ित रहेंगे। मूल धारणा यही है, इसलिए हमारी स्थिति है। जबकि 5-10 करोड़ के खर्चे में
कोई एक अच्छा ऐप डिज़ाइन करके, मैं उसकी लागत नहीं जानता हूँ कितना ऐप होगा, लेकिन एक अंदाज से बता रहा हूँ कि 5-10 करोड़ 20 करोड़ का जो हो ऐप डिज़ाइन करके एक अच्छा जो माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का जो सपना भी है डिजिटल इंडिया, मुझे लगता है कि उनका सपना है और वो लोग चाहते भी हैं, लेकिन हमारे जो उच्चाधिकारी हैं इनको ऐसा लगता है कि अगर ये चीज़ हो गई तो ये गुलाम जो है ये हमारे कब्जे में नहीं रहेंगे, इसलिए ऐसा नहीं हो रहा है, जबकि इसको बहुत अच्छे से क्रियान्वित किया जा सकता है सर। बैलगाड़ी युग में हमारी उत्तर प्रदेश पुलिस कब डिजिटल रूप में उसका कायाकल्प होगा? भ्रष्टाचार तो कंप्यूटर रोकेगा, लेकिन जब इस चीज़ पर पहल की जाएगी और सारी चीज़ें ऑनलाइन हो जाएंगी, अवकाश से लेकर के जो जो चीज़ें कहा सुनील बाबू ने, उस पर ध्यान देना पड़ेगा। एक डीजीपी स्तर के अधिकारी से हमारी बातचीत हो रही थी जी। और ऑन कैमरा हमारे वीडियो में उनका वक्तव्य भी है, योगी जी से जुड़े भी हैं, इनके समय में भी रहे हैं जी। तो हमने कहा कि क्या यह चीज़ें आप मुख्यमंत्री जी से बताएंगे जी। इस भ्रष्टाचार को जो पुलिस कर्मियों के ह्यूमन राइट का प्रतिपल हनन हो रहा है? उनका जवाब मैं बता रहा हूं। उन्होंने कहा मुख्यमंत्री जी की दृष्टि गजब की दृष्टि है, सब मुख्यमंत्री जी जानते हैं निचले स्तर से। यदि मुख्यमंत्री जी जानते हैं तो इसको भी जानना चाहिए कि हमारा जो जवान है पुलिस का, वह किस तरह से झेल रहा है, किस तरह से भ्रष्टाचार का शिकार हो रहा है। और अपने जनपद के बगल में एक चीज़ और मैं उनसे कहना चाहूँगा, गुजरात सहित तमाम राज्यों में हमने देखा है गांव की पुलिस गांव में ही रह जैसे प्राइमरी स्कूल के अध्यापक अगल बगल रहते हैं, वैसा स्वरूप हमने देखा है जी। अब इनको निकटवर्ती जिले से दूर कर दिया गया है। बिल्कुल सर। नज़दीक रहते, एक दिन की छुट्टी होती, भाग करके चले जाते, बच्चों से मिल करके आ जाते, लेकिन वह चीज़ें नहीं हैं। इन पर भी विचार करना चाहिए। ये आप ही के लोग हैं, आप ही के जवान हैं, आपके घर के हैं, आप इनके मुखिया हैं और इनके वेलफेयर के लिए, इनके मानव अधिकारों की रक्षा के लिए यदि आप नहीं करते हैं तो ऐसे समय समय पर जवान बागी होकर के अपनी बात कहेंगे और यह बातें फिर प्रकाश में आएंगी। समय रहते इसका निदान कर देना चाहिए। सुनील बाबू, अंतिम बात, आपके घर पुलिस ने छापा मारा था, कब रात को पहुंच गए और क्या मामला था, क्यों गए? सर मैं क्या कोई छिनैती किया था आपने, कोई राहजनी किया था, कोई ऐसा संज्ञेय अपराध कारित किया था जिससे रात को पुलिसकर्मी आपके घर गए? सर इसका जो आपने कहा कि अपराध का, इसका मूल्यांकन तो ऐसे हो सकता है कि सर मैंने 4-5 वीडियो 6 वीडियो डाला हूँ, उसमें तकरीबन 20 लाख लोगों ने कमेंट किया है और एक भी व्यक्ति सुनील शुक्ला को ये नहीं कहा है कि आप गलत हो। तो इसका मूल्यांकन या तो आप जो भारत की जनता है महान, उसके ऊपर आप ये कह रहे हैं कि मैं गलत हूँ। सर मैंने कोई भी आज तक, अभी रिकॉर्ड हो रहा है सर, मेरे खिलाफ ना तो कभी 151 का मुकदमा है, ना ही मैंने किसी बहन बेटी के कुदृष्टि से देखा है, ना ही मैं शराब अफीम गांजा कभी छुआ हूँ या पीता हूँ। मैंने कोई भी ऐसे कृत्य नहीं किए हैं कभी भी कि जिससे हमारे समाज और हमारे परिवार को, लोगों को जो है दुखी होना पड़े। उसके बाद भी सर देखें सर, वहाँ पे 1 बजे रात में हमारे यहाँ पुलिस पहुँची, पुलिस के लोग जो पहुँचे थे गांव में, कहाँ की? अमेठी में सर, एक गांव है हमारा रामसेवक कपूरवा गौरीगंज में। सर वहाँ पे जो हमारे घर में पुलिस पहुँचती है तो पुलिस के लोग जब, सर मेरा इतना ऑब्जेक्शन है, इतना लोगों से केवल ये पूछना है कि वहाँ पे जब हमारे घर में पहुँची तो हालांकि वो लोग का व्यवहार, एक सुनील कुमार शुक्ला जो है, मैं उनके लिए लड़ रहा हूँ, अगर वो लोग पहुँचे थे तो उन्होंने बहुत सम्मान से हमारी माता जी से मिले, नमस्ते किया, बहुत कुछ उन्होंने अच्छे से प्यार से बातें की। लेकिन मेरा ऑब्जेक्शन इतना ही है कि 1 बजे रात में जो 60 साल की महिला बीपी, शुगर और कोलेस्ट्रॉल की दवा खाती हो और गेट खोले तो बाहर 6-7 पुलिस वाले खड़े हों, तो उसके दिल पे कैसा बीतेगा? जाने का मतलब क्या था? कोई केवल सर नोटिस एक था कि मैं बयान देने के लिए, कि नोटिस का तामीला होना था, जबकि मैंने फ़ोन पे भी सर बताया था कि मैं कोई अपराधी थोड़े, भागूंगा किससे? मैं कहाँ, मैं इस पवित्र धरती को जिसको अपनी माता मानता हूँ, यहाँ से भाग के तो मैं तभी जाऊँगा जब मर के जाऊँगा। तो भागने का तो कोई सवाल ही नहीं था कि मैं भागूंगा, आऊँगा नहीं, किससे भागूंगा? मैं तो अपना पक्ष रखना चाहता हूँ, हर जगह पक्ष रखना। अच्छा, माँ तो समझेगी कि बहुत बड़ा अपराध कर दिया हमारे लड़के ने, इसलिए इतनी पुलिस आई है, गिरफ्तार करके। बिल्कुल सर, मेरे गाँव में सर सबको लगा
कि सुनील इतना बड़ा कोई कृत्य कर दिए हैं कि जो है भाई, अगर 6-6 7-7 एक नोटिस के तामीला के लिए 6-7 पुलिस वाले पहुंच रहे हैं, तो इसका मतलब तो मैं आतंकवादी गतिविधि में था तभी इतने पुलिस वाले पहुंचे। नहीं तो सर मैं तो पुलिस का सिपाही हूं सर, कोई कहीं भाग रहा हूं मैं तो किसी को गाली भी नहीं दूंगा। गाँव में जाके हमारे पूछवा लीजिए, कभी तुम तड़ाक नहीं हुआ किसी से। तो ऐसा कृत्य नहीं करना चाहिए था। जब मेरे साथ ऐसा हो सकता है तो समाज के लोगों के साथ कैसा होता? अर्धरात्रि में 1 बजे की बात है सर। तो दोस्तों ये रहा, हम हैं सुनील शुक्ला के पास साथ और बातचीत कर रहे हैं। बताइएगा क्या पुलिस वेलफेयर के लिए आप भी आगे आ रहे हैं? क्या यह मान रहे हैं कि पुलिस हमारी है, हमारे लिए है, हमारी रक्षा के लिए है? तो इनकी रक्षा के लिए, इनके मानव अधिकारों की रक्षा के लिए हमें आपको तत्पर होना पड़ेगा। पब्लिक इज स्टेट इन डेमोक्रेसी, लोकतंत्र में जनता मालिक है। यदि जनता मालिक है तो इनके मामले में भी हमें हस्तक्षेप करने का अधिकार है। क्या आप मानते हैं कि यह मामला आदित्यनाथ योगी सहित अन्य जिम्मेदार लोगों तक पहुंचना चाहिए? यह मामला तमाम जो आईपीएस अफसर हैं उन तक पहुंचना चाहिए, और जो भ्रष्टाचार के मामले और इनके प्रतिपल ह्यूमन राइट के हनन के मामले आ रहे हैं उस पर अंकुश लगना चाहिए। यदि हाँ तो आपके विचार विनम्रता के साथ आमंत्रित किए जाते हैं। मैं यह भी कहूँगा मुख्यमंत्री जी से, इस जवान का कोई अगर अहित होता है तो पाप के भागी बनेंगे, क्योंकि कौन आवाज़ उठाएगा? वाक और अभिव्यक्ति की आज़ादी है, आवाज़ दबा करके रखा जाएगा तो फिर भ्रष्टाचार उन्मूलन होगा कैसे? ऐसे लोगों का अभिनंदन होना चाहिए, और इन समस्याओं का अच्छा होगा कि इन समस्याओं का समाधान त्वरित और गुणवत्ता के साथ हो। बहुत बहुत बधाई सुनील बाबू। प्रणाम सर। जय हिंद।